बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 20। सामयारिस एक रोज़ अपनी हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त राजकुमारी पवर और उम्मे गमीम दोनों दीवान खाने में बैठी हुई थी। वो भी दीवान खाने में दाखिल हुआ, कुछ परेशान और उलझा उलझा भी था। एक नशिस्त पर बैठ गया। उम्मे गमीम बराबर उसकी तरफ घूरे जा रही थी, यहाँ तक कि उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया और अपने शोहर सामयारिस को मुखातिब करके कहने लगी, आपकी हालत से लगता है कि कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है। क्या अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक की तरफ से कोई बुरी खबर आई है? उस मौके पर सामयारिस ने अपनी झुकी गर्दन सीधी की। बारी बारी एक गहरी निगाह उसने राजकुमारी पवर और उम्मे गमीम पर डाली, फिर कहने लगा, एक खबर अच्छी है और दूसरी खबर बुरी है, बल्कि एक तीसरी खबर भी है जिसने मुझे परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस रुका, फिर कहने लगा, उम्मे गमीम, तुम जानती हो कि जिस वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों एक लश्कर लेकर अली तकंदरी के साथियों का सफाया करने के लिए गए थे, तो उनके जाने के चंद ही दिन बाद सुल्तान को खबरें मिली थी कि तुर्कमानियों ने सुल्तान की हदूद में दाखिल होकर दूर दूर तक तुर्कोताज और लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया है। चुनाचे उनकी उस पेशकदमी को रोकने के लिए सुल्तान ने अपने सालार अर्तगीन को रवाना किया था। अर्तगीन ने तुखारिस्तान का रुख किया, जहां तुर्कमानियों ने इन दिनों तबाही का खेल खेलना शुरू कर रखा है। चुनाचे जो मुखबिर सुल्तान के पास खबरें लेकर आए हैं, उनके जरिए अब शहर में ये खबरें फैली हैं कि तुर्कमानों के सालार दाऊद तुर्कमानी का बेटा यलगार करता हुआ अरमन शहर तक पहुंच गया था। चुनाचे अर्तगीन उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों लश्करों का टकराव हुआ, जिसके नतीजे में सुल्तान के सालार अर्तगीन ने तुर्कमानियों के सालार को शिकस्त दी और वह भाग गया। जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक तुर्कमानों को शिकस्त देने के बाद अर्तगीन बल्ख पहुंचा और वहां जो उन दिनों तुर्कमानी घुस आए थे और लूट मार कर रहे थे, उन पर भी हमलावर होकर उन्हें भी शिकस्त दी और बल्ख पर उसने दोबारा अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वहां सुल्तान मौदूद के नाम का खुतबा भी उसने जारी किया। उसके बाद तुर्कमानों का एक लश्कर जो घात में था, कहीं से निकलकर वहां पहुंच गया। अब वो खबरें जिन्हें मैं मायूस कुन खबरें कहता हूं, वो ये फैली हैं कि अर्तगीन ने उस नए तुर्कमानी लश्कर से साजबाज कर ली, लिहाजा उन्हें उनके हाल पर छोड़कर पहले वो काबुल गया और अब काबुल से वो गजनी का रुख किए हुए हैं। शहर के अंदर ये भी खबरें फैली हैं कि अर्तगीन जो ही गजनी पहुंचेगा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इसलिए कि उसकी ये रवि सुल्तान और उमरा के लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी खबर यह है कि अब्दुल रज़ाक ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम अमीमा है और जिसके अहले खाना अली तकंदरी के साथियों की लूट मार की वजह से मारे गए थे। उस शादी का एहतमाम अली बिन रबी ने किया था। मुखबिरों ने सुल्तान तक ये भी खबरें पहुंचाई हैं कि अपनी मुहिम में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के बाद बेशुमार सामान से लदे हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने लश्कर के साथ गजनी का रुख कर रहे हैं। चुनाचे सुल्तान ने तेज़ रफ्तार कासिद उनकी तरफ भिजवाए हैं और उनसे कहा है कि जो सामान वो लेकर आए हैं वो चंद दस्तों के साथ गजनी की तरफ रवाना कर दें और ख़ुद बागी और हमलावर तुर्कमानों का मुकाबला करने के लिए उनके मुकाबिल जाएं। दूसरी तरफ एक कासिद सुल्तान ने अर्तगीन की तरफ भेजा है कि जो लश्कर इस वक्त तुम्हारे पास है उसे अली बिन रबी की तरफ रवाना कर दिया जाए। यह भी सुना गया है कि अर्तगीन चंद दस्तों के साथ गजनी का रुख किए हुए हैं, बाकी लश्कर को उसने अली बिन रबी की तरफ रवाना कर दिया है। और अली बिन रबी की तरफ से भी गजनी में एक खबरें आ गई हैं कि अली बिन रबी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा अब्दुल रज़ाक की कमानदारी में दिया और सारा सामान जो उसे मिला वो अब्दुल रज़ाक की हिफाजत में उसने गजनी की तरफ रवाना कर दिया है। दूसरी तरफ अर्तगीन के मातहत जो सालार नायब की हैसियत से काम कर रहा था, जिसका नाम तुगरल है, वो लश्कर को लेकर अली बिन रबी से जा मिला और अली बिन रबी अब गजनी का रुख करने की बजाय वापस बल्ख का रुख कर गया है। यहाँ तक कहने के बाद सामयारिस रुका, कुछ सोचा, उसके बाद वो दुख भरे अंदाज में कहने लगा, जहाँ ये इंकशाफ हमारी खुशी का बायस है कि अली बिन रबी ने अब्दुल रज़ाक की शादी का एहतमाम कर दिया है, वहाँ ये इंकशाफ बायस तशवीश भी है कि अली बिन रबी ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा गजनी की तरफ आते आते वापस फिर एक मुहिम की तरफ चला गया है। उम्मे गमीम मस्जिद की तरफ जाते और आते हुए जब मैं उसकी हवेली की तरफ देखता हूँ और जायज़ा लेता हूँ कि हवेली के बाहर जो कुफर लगा हुआ है उसको भी जंग लगता जा रहा है, तो मुझे बड़ा दुख, बड़ा सदमा होता है। साथ ही रुबैल की हवेली पर जब मेरी नज़र पड़ती है तो दोबारा मेरी हालत ऐसी ही हो जाती है। कभी इन दोनों हवेलियों की हालत ये थी कि एक हवेली में अली बिन रबी और राहिल खुशो खुरम थे,
दूसरी हवेली में रुबैल और उसकी बीवी थे। उनकी वजह से हमारे यहाँ भी चहल पहल थी, इसलिए कि उनका हमारे यहाँ आना जाना खूब था। अब जब वो हवेलियाँ उदास पड़ी हैं तो उन हवेलियों की उदासी ने मुझे भी अफसुर्दा कर रखा है। सामयारिस जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में उम्मे गमीम बोल उठी, आपका कहना दुरुस्त है। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों समरकंद से लुटे पीटे निकले थे। यहाँ आकर उनकी पुरसकून जिंदगी की इब्तदा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर तलखियों और अफसुर्दगियों ने उन्हें आन घेरा। अगर अब्दुल रज़ाक की एक लड़की से शादी हो गई है तो मैं समझती हूँ कम से कम उसकी हवेली आबाद हो जाएगी, लेकिन अली बिन रबी जिसे मैं शुरू ही से बेटे की हैसियत से चाहती हूँ, उसका घर ज़रूर आबाद होना चाहिए। उसकी बीवी राहिल के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। राहिल का मर जाना गोया एक नहीं दो जिंदगियों का ज़िया है। काश राहिल जिंदा होती तो अब तक अली बिन रबी की जिंदगी बागो बहार होकर रह जाती। यहाँ तक कहते कहते उम्मे गमीम को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मगरिब की आज़ान सुनाई दी थी। इस पर मस्जिद की तरफ जाने के लिए सामयारिस उठ खड़ा हुआ, जबकि उम्मे गमीम और पवर देवी उठकर मतबख का रुख कर गई थी। अब्दुल रज़ाक एक रोज़ लश्कर के एक हिस्से के साथ गजनी शहर में दाखिल हुआ। शानदार अंदाज में सुल्तान मौदूद ने उसका इस्तकबाल किया। सारा सामान एक जगह जमा कर दिया गया। उसमें से बड़ा हिस्सा सुल्तान ने लश्करियों में तकसीम कर दिया। जो लश्करी अली बिन रबी के साथ गए थे उनका हिस्सा मखसूस कर दिया गया। उसके बाद सुल्तान मौदूद अब्दुल रज़ाक के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, मैंने तो ये चाहा था कि तुम और अली बिन रबी दोनों तुर्कमानियों का रुख करो। अगर तुर्कमानी अर्तकीन से काबू नहीं आए तो फिर ये तुम्हारा और अली बिन रबी का ही काम हो सकता था कि उन्हें अपने सामने ज़ेर करो। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सूरत हाल को वाज़े करने के लिए अब्दुल रज़ाक कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है। मैंने अली बिन रबी से कहा भी कि लश्कर का एक हिस्सा अलहदा करके किसी सालार की कमानदारी में गजनी की तरफ रवाना कर देते हैं और मैं तुम्हारे साथ तुर्कमानों का मुकाबला करने के लिए जाऊंगा। सुल्तान मोहतरम, लेकिन अली बिन रबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मैंने उस पर यह भी वाज़े किया कि अगर मैं वापस गजनी जाता हूं तो इसमें सुल्तान की नाराज़गी भी मुतवक्के है। इस पर अली बिन रबी कहने लगा, तुम फिक्र नहीं करो, सुल्तान नाराज नहीं होंगे। मैं तुम्हें अपनी मर्जी और खुशी से भेज रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लिहाजा तुम गजनी जाकर कयाम करो। सुल्तान मोहतरम, अली तकंदरी के साथियों ने एक बस्ती को लूटा था और उस बस्ती की एक लड़की नाम जिसका अमीमा है, उसके सारे अहले खाना को कत्ल कर दिया गया था। वो लड़की तन्हा और बेयारो मददगार हो गई थी, लिहाजा अली बिन रबी ने उससे मेरा निकाह पढ़वा दिया। इस वक्त वो मेरे साथ मेरे लश्कर में मेरी बीवी की हैसियत से शामिल है। ये खबर सुनकर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, अली बिन रबी ने जो फैसला किया है वो मेरे लिए आखिरी है। मैं उसके किसी फैसले से ना खफा हो सकता हूँ, ना उसमें मेरी नाराज़गी पिन्हा होती है। उसने जो फैसला किया है यकीनन बेहतर ही होगा और मुझे उम्मीद है कि वो तुर्कमानों से खूब निपटेगा। अब्दुल रज़ाक, कुछ सालार ऐसे बंदगाने कमाल बाहुनर होते हैं और हुनरमंदी में कुछ ऐसे बहरावर होते हैं कि तारीख के औराक में आईना सा शख्सियत बनकर खड़े हो जाते हैं। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक, तुम दोनों भी मेरे ऐसे ही सालार हो। अली बिन रबी ने अगर तुम्हें भेजने का फैसला किया है तो इसमें मेरी नाराज़गी नहीं, इसमें मेरी तायद हासिल है। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान लम्हा भर के लिए रुका। उसके बाद अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी पर मुबारकबाद देता हूँ। अली बिन रबी ने यह बहुत अच्छा फैसला किया है, बल्कि मैं ये ख्याल करता हूँ कि अली बिन रबी को खुद भी शादी कर लेनी चाहिए। उसकी हवेली वीरान पड़ी है, उसे आबाद होना चाहिए। अली तकंदरी के साथियों ने तुम दोनों के अहले खाना को हलाक किया और उसकी सज़ा तुम दोनों ने उसके साथियों को खूब दी है। अब्दुल रज़ाक, मुतमईन रहो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लश्करियों को कहो कि अपने घरों को चले जाएं, फिर तुम अपनी बीवी को लेकर अपनी हवेली का रुख करो। उसके साथ ही अब्दुल रज़ाक वहाँ से हटा था। सारे लश्करी अपने घरों को रवाना हुए थे। अमीमा को लेकर अब्दुल रज़ाक सामयारिस की हवेली के दरवाजे पर आया। घोड़े से उतरकर उसने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अमीमा भी अपने घोड़े से उतरकर और घोड़े की बागें पकड़कर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली पवर देवी थी और उसके पीछे ही पीछे सामयारिस और उम्मे गमीम भी आन खड़े हुए थे। उम्मे गमीम और पवर देवी बड़ी तेजी से बाहर निकली। बारी बारी अमीमा को गले लगाकर मिली, अपना तारुफ करवाया। उस मौके पर उम्मे गमीम अमीमा की पेशानी चूमते हुए कहने लगी, मेरी बेटी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों की आमद से पहले तुम्हारे और अली बिन रबी के मुतालिक सारी खबरें गजनी शहर पहुंच चुकी हैं।
अब दोनों अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो। इस पर अब्दुल रज़ाक और अमीमा दोनों हवेली में दाखिल हुए। अब्दुल रज़ाक ने दोनों घोड़ों को अस्तबल में बांधा, फिर सब दीवान खाने में बैठ गए। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज सामयारिस ने किया और अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, तुम्हारे लिए शादी करने का फैसला अली बिन रबी ने बहुत अच्छा और उम्दा किया है। इससे मुझे और उम्मे गमीम को कितनी खुशी हो रही है, इसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि खुद अली बिन रबी भी शादी करके अपनी हवेली को आबाद करे। सामयारिस के खामोश होने पर अब्दुल रज़ाक कहने लगा, मोहतरम सामयारिस, अली बिन रबी जैसा सालार, उस जैसा दोस्त, उस जैसा भाई कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी बिना पर आप जानते हैं वो उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन मैं उसका एहतराम एक बड़े भाई की तरह करता हूँ। मेरी दुआ है कि जिस मुहिम पर वो गया है उसमें वो कामयाब रहे, इसलिए कि वो मुहिम बड़ी कड़ी होने के साथ साथ सख्त और तवील भी हो सकती है। यहाँ तक कहने के बाद अब्दुल रज़ाक खामोश हुआ, फिर सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप मुझे हवेली की चाबी दें ताकि मैं अमीमा को हवेली दिखाऊं, उसकी हमें सफाई सुथराई भी करना पड़ेगी। इस पर उम्मे गमीम बोली और कहने लगी, बेटे, आज तुम दोनों का खाना हमारे यहाँ होगा। अब्दुल रज़ाक मुस्कुराया, फिर उम्मे गमीम की बात काटते हुए कहने लगा, आज तक मैं आपकी और मोहतरम सामयारिस की सारी बातें मानता रहा हूँ। मेरे साथ आपका वही रिश्ता रहेगा जो इससे पहले था, लेकिन अब चूंकि मेरी बीवी मेरे साथ है, लिहाजा आज मेरी हवेली में आप सब की दावत होगी। उस दावत में आप दोनों, मेरी बहन राजकुमारी पवर देवी भी शामिल होगी और दावत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। सामान मैं ला कर दूंगा, पकाने का काम अमीमा और पवर देवी करेंगे। उम्मे गमीम और सामयारिस के अलावा पवर देवी ने भी उससे इत्तेफाक किया था। फिर उम्मे गमीम कहने लगी, बेटे, अगर ये बात है तो हम तीनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं, सब मिलकर हवेली की सफाई करते हैं। सामयारिस और पवर देवी ने भी उससे इत्तेफाक किया था। फिर पांचों उठकर अब्दुल रज़ाक की हवेली की तरफ हो लिए थे। दुश्मन की तरफ बड़ी तेजी से पेशकदमी करते हुए अली बिन रबी ने अपने मामूल के मुताबिक अपने मुखबिरों को अपने आगे फैला दिया था। उसका रुख बल्ख की तरफ था। अभी वो बल्ख से लगभग 20 से 25 मील के फासले पर होगा कि उसके मुखबिरों ने उसे इत्तला कर दी कि वहशी तुर्कमानों का एक लश्कर बल्ख शहर के नवाह में कयाम किए हुए हैं और उसे सुल्तान मौदूद के लश्कर के आने की खबर हो चुकी है। मुखबिरों ने यह भी इत्तला की कि तुर्कमानों को अभी तक ये खबर नहीं हुई कि नए आने वाले लश्कर की कमानदारी अली बिन रबी कर रहा है। ये इत्तला मिलने के बाद अली बिन रबी ने अपने लश्कर को वहीं रोक दिया। साथ ही उसने लश्कर के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया। उस मौके पर उसने अपने नायब सालार तुगरल और दूसरे सालारों को भी बुलाया। सब एक जगह जमा हो गए। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज अली बिन रबी ने किया और अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, इससे पहले अर्तगिन बल्ख शहर को अपनी गिरफ्त में करके गया था और उसके जाने के बाद लगता है तुर्कमानों ने बल्ख शहर और उसके नवाब में अपनी गिरफ्त कर ली है। मेरा यह भी अंदाजा है कि हमारी आमद का सुनकर वो बल्ख शहर से निकल गए होंगे और बल्ख शहर के नवाह में उन्होंने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया होगा कि वो कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि वो बल्ख शहर के अंदर कयाम करें और सुल्तान मौदूद का लश्कर आकर उनका मुहासरा कर ले। लिहाजा लश्कर को आज का दिन और आने वाली शब मुकम्मल तौर पर आराम करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ से पड़ाव उठाने के बाद 15 मील आगे जाकर लश्करियों को फिर आराम करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद तुर्कमानों के सामने जाएंगे। मैं जानता हूं तुर्कमान बड़ी बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होंगे और जो ही हम उनके सामने जाएंगे, हमारी थकावट से फायदा उठाने की खातिर वो फौरन हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमने अपनी पूरी तैयारी और जंगी तरतीब के साथ उनके सामने जाना है ताकि जब वो अचानक हम पर हमलावर हों तो अपना दिफा और उनके खिलाफ जारहियत इख्तियार करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। अली बिन रबी के नायब सालार तुगरल ने अली बिन रबी की उस तजवीज़ और मनसूबाबंदी से पूरा इत्तेफाक किया था। लिहाजा लश्कर को वहां सुस्ताने का मौका फराहम किया गया। उसके बाद वहां से कूच किया गया और 15 मील आगे जाकर फिर लश्करियों को आराम करने का मौका मिला और वहां से कूच करने के बाद अली बिन रबी ने अपने लश्कर के साथ तुर्कमानों के सामने जाकर पड़ाव किया था। जिस वक्त अली बिन रबी ने बागी और सरकश तुर्कों के सामने पड़ाव करना शुरू किया तो तुर्कमानों ने अपने लश्कर के अंदर बड़े बड़े दफ, तबल और मौसीकी के दूसरे आलात बजाना शुरू कर दिए थे, जो इस बात की निशानदही थी कि वो जंग की इब्तदा करना चाहते हैं। उस मौके पर अली बिन रबी और उसका नायब तुगरल दोनों अपनी पूरी तैयारी में थे। लश्कर को वो पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके थे। चुनाचे जिस वक्त वो दोनों अपने लश्कर के सामने खड़े थे तब अली बिन रबी ने तुगरल को मुखातिब किया और कहने लगा, तुगरल मेरे भाई, तुर्कमान ये गुमान ना करें कि हम थके हारे हैं, लिहाजा हमारे आते ही वो हम पर हमलावर होकर हमारे खिलाफ जंगी फवाइद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा मैं एक मनसूबाबंदी करने लगा हूँ।
जिसके तहत मैं उनके सारे जज्बों, उनके सारे वलवलों को मांद कर देना चाहता हूँ। वो ये कि अब तुम अपने लश्कर के हिस्से के आगे चले जाओ। मैं तुर्कमानों पर हमला करने में पहल करना चाहता हूँ, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि लंबा सफ़र तय करने के बावजूद हम हिम्मत और जुर्रत रखते हैं कि उन पर हमलावर होने में पहल कर जाए। तुगरल ने उससे इत्तेफाक किया था, चुनाचे वो अपने लश्कर के सामने चला गया था। उसके जाने के बाद अली बिन रबी ने एक गहरी निगाह अपने सामने दुश्मन के लश्कर पर डाली। उसके बाद उसके इशारे पर उसने खुद और उसके लश्करियों ने तकबीरें बुलंद की। उसके बाद अली बिन रबी ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और फिर वो तुर्कमानों के लश्कर पर हमलावर हो गया था। अली बिन रबी के साथ ही साथ उसी के अंदाज में तुगरल ने भी तकबीरें बुलंद की। फिर वो भी तुर्कमानों पर कर्ब की अलमनाक वीरानियों की तरह टूट पड़ा था। चूंकि तुर्कमान भी जंग का वसी तजर्बा रखते थे, लिहाजा जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी अली बिन रबी के लश्कर पर हमलावर हुए थे। यूं जमीन के सीने पर वहमों के परवरदा आशोब, कड़ी मौत का कर्ब, कज़ा के जहरीले धुएं अपना रंग जमाने लगे थे। कुछ देर तक होलनाक जंग होती रही। तुर्कमानों के हौसले बड़े हुए थे, इसलिए कि इससे पहले वो सुल्तान मौदूद के सालार अर्तगीन को अपने सामने बेबस और लाचार कर चुके थे। वो यही समझे थे कि अर्तगीन एक बार फिर खम ठोंक कर उनके सामने आया है और उनसे टकराकर अपनी कामयाबी और कामरानी की अधूरी दास्तान को मुकम्मल करना चाहता है। लेकिन जंग के दौरान ही तुर्कमानों के सालारों और उसके बाद उनके लश्करियों को यह खबर हो गई कि उनका सामना सुल्तान मौदूद के सालार आला अली बिन रबी से है। अली बिन रबी का नाम ही दुश्मन के लश्कर के लिए एक तरह से खौफ और कम हौसलगी का बाइस था। चुनाचे जब अली बिन रबी ने अपने साथी तुगरल के साथ मिलकर तुर्कमानों पर दबाव बढ़ाने के बाद उनकी अगली सफ़ों का सफाया कर दिया, तब तुर्कमान चौंके। उनके सालारों के भी कान खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि अब अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ मुकम्मल तौर पर उन पर हावी होता जा रहा है, तो उन्होंने शिकस्त कबूल की और भाग खड़े हुए। अली बिन रबी ने कुछ दूर तक भयानक अंदाज में उनका ताक़ुब किया। फिर वो मैदान जंग में आया और अपने पड़ाव में तुर्कमान जो कुछ छोड़ गए थे सब चीज़ों पर उसने कब्जा कर लिया। इस तरह रसद और दूसरी कीमती अशिया की सूरत में भी अली बिन रबी के हाथ बहुत कुछ लगा था। अली बिन रबी ने एहतियात के तौर पर अपने लश्कर के साथ वहीं पड़ाव कर लिया था। वो ये देखना चाहता था कि तुर्कमान शिकस्त उठाने के बाद कैसे और किस तरह के रद्द अमल का इजहार करते हैं। चुनाचे ये जानने के लिए उसने अपने अतराफ में खसूसियत के साथ उस तरफ जिस समत तुर्कमानी फैले हुए थे अपने मुखबिरों को मुकर्रर कर दिया था। ये दौर बड़ा मुश्किल और बड़ा कर्ब खेज था, इसलिए कि तुर्कमानों के गिरोह शुमाल से इस्लामी दुनिया की तरफ कूच कर रहे थे और उन तुर्कमानों के पीछे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत जिसने आगे चलकर सल्जोकियों की हैसियत से तारीख की औराक में अपनी जगह पैदा की, वो भी हरकत में आ चुके थे। बल्ख के नवाह में क़याम के दौरान अली बिन रबी ने न सिर्फ बल्ख पर कब्जा कर लिया, वहां अपना एक हाकिम भी मुकर्रर किया, बल्कि बल्ख के अंदर उन नौजवानों को अपने लश्कर में शामिल किया जो इस्लाम से मोहब्बत और उसके दिफा का जज्बा रखते थे। इस तरह एक माह के अंदर अंदर अली बिन रबी ने अपने लश्कर की तादाद को दुगना कर दिया था। ऐसा करने से उसका मकसद ये था कि जिस लश्कर को उसने बल्ख शहर से भर्ती करके और उसकी तरबियत मुकम्मल करते हुए अपने लश्कर में शामिल किया था, वो चाहता था कि जब वो इन इलाकों से वापस जाए तो बल्ख में उसी लश्कर को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि उसकी गैर मौजूदगी में शहर और उसके गिरदो नवाह के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल करे। इस तरह एक माह और चंद दिन उसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि एक रोज़ जबकि अली बिन रबी और तुगरल दोनों अपने कुछ सालारों के साथ बल्ख शहर के नवाह में इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि उनके मुखबिरों में से कुछ वहां पहुंचे। उनकी आमद पर अली बिन रबी ने उन्हें खुश आमदीद कहा, उन्हें अपने करीब बिठाया और फिर उनको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अगर तुम कोई अहम खबर हमारे लिए लाए हो तो कहो। इस पर उनमें से एक अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, अमीर, तुर्कमानों को तो ये खबर हो चुकी है कि इस बार उनका मुकाबला करने के लिए सुल्तान मौदूद ने अपने सालार आला अली बिन रबी को भेजा है। जंग की इब्तदा होते हुए उनके जहन में यही बात थी कि अर्तगीन फिर उनके सामने खम ठोंक कर आया है ताकि उन्हें मार भगाए, लेकिन जंग के दौरान ही उन्हें पता चल गया कि लश्कर की कमानदारी आपके हाथ में है। तब उनके लश्कर के अंदर एक बददिली जरूर फैली थी जो उनकी शिकस्त का बायस बनी। अब वो अपनी उस शिकस्त का इंतकाम लेने पर तुले हुए हैं। अपने लश्कर को उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा कर लिया है। अब उन्होंने आप पर हमलावर होने के लिए एक जंगी तरकीब को भी आखिरी शक्ल दे दी है। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, अमीर, बात यह है कि 8 या 10 दिन बाद, अमीर, यह हमारा अंदाज़ा है, पक्का पुख्ता फैसला नहीं है, इसमें 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं।
तुर्कमान अपनी कुव्वत को बढ़ाने के बाद हरकत में आएंगे। जहां तक हम कुछ तुर्कमानियों को पकड़कर उनसे खबरें हासिल करके उनका खात्मा करने के बाद आपकी तरफ आए हैं, उनके मुताबिक इस बार तुर्कमान सालार अपने बड़े बड़े सालारों और जंगजुओं के साथ 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। एक हिस्सा उस समत से आपकी तरफ बढ़ेगा जिस समत से वो पहले आपके हाथों शिकस्त उठाकर भागे थे, दूसरा हिस्सा शुमाल की तरफ से आएगा। अमीर मोहतरम, सबसे पहले सामने की तरफ तुर्कमान आएंगे और आपके साथ जंग की इब्तदा करेंगे, और जिस वक्त आप उनके साथ महाज आराई में मसरूफ हो जाएंगे तब उनका दूसरा लश्कर शुमाल की तरफ से किसी मुनासिब मौके पर नमूदार होगा और आपके पहलू पर ज़रब लगाकर अपनी कामयाबी को आखिरी शक्ल देगा। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुक गया, दम लिया, उसके बाद कहने लगा, अमीर, अभी तक तो हम यही खबरें हासिल कर सके हैं, और मैं आप पर यह भी इंकशाफ कर दूं कि ये खबरें आखिरी है और इनमें अगर कोई तब्दीली हुई तो उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अली बिन रबी ने उन मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया, एक दिन और एक रात उन्हें पड़ाव में आराम करने के लिए कहा और उसके बाद फिर अपने काम पर निकल जाने का मशवरा दिया था। चुनाचे वो मुखबिर वहां से हट गए थे। उनके जाने के बाद अली बिन रबी ने कुछ देर तक सर झुकाकर कुछ सोचा, उसके बाद बारी बारी एक गहरी निगाह उसने तुगरल और दूसरे सालारों पर डाली। उसके बाद वो कहने लगा, तुगरल मेरे भाई, हमने बहुत अच्छा किया कि बल्क से लश्करी भर्ती करके उनकी जंगी तरबियत को आखिरी शक्ल दे दी। अब चूंकि तुर्कमान हम पर 2 तरफ से हमलावर होकर अपने लिए कामयाबी हासिल करके अपने इंतकाम की तकमील चाहते हैं, तो मेरे भाई, उनसे हमें किसी तरीके किसी जतन से निपटना होगा। जो लश्कर हमने बल्क शहर से भर्ती किया है वो, और जो लश्कर तुम अर्तगीन के पास से लेकर आए थे तुगरल, वो दोनों लश्कर तुम्हारी कमानदारी में रहेंगे, और जो लश्कर मैं गजनी से लेकर आया हूं वो मेरे पास रहेगा। अब मेरी एक बात गौर से सुनना, तुम यहीं रहोगे जहां हम इस वक्त बैठे हैं, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। तुर्कमान अपने लश्कर को लेकर यहीं आकर तुमसे टकराएंगे और मैं उससे पहले अपने लश्कर को लेकर यहां से कूच कर जाऊंगा। मुखबिर भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और वो बराबर हम दोनों को दुश्मन की नकलो हरकत से आगाह करते रहेंगे। अगर 8-10 दिन बाद दुश्मन इन इलाकों की तरफ पेशकदमी करना चाहते हैं तो मैं 5 या 6 दिन पहले ही यहाँ से कूच कर जाऊंगा। मैं बज़ाहिर मशरिक का रुख करूंगा ताकि तुर्कमानों के मुखबिरों को यह तासुर दे सकूं कि मैं किसी दूसरी मुहिम की तरफ निकल गया हूं, और लगभग 30 से 35 मील मशरिक की तरफ जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि दुश्मन के मुखबिर 30-35 मील तक मेरा ताक़ुब नहीं करेंगे। वो यही जानेंगे कि मैं किसी और मुहिम की तरफ चला गया हूँ। इसलिए मैं 5-6 दिन पहले यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लिहाजा लगभग 35 से 40 मील दूर जाने के बाद मैं लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम करूँगा। उसके बाद मैं नया रुख इख्तियार करूँगा। शुमाल की तरफ कुछ दूर जाने के बाद पलटूंगा और मगरिब का रुख करूँगा। इस दौरान मेरे मुखबिर बराबर मुझे दुश्मन की नकलो हरकत और उनके महल्ले वकू से मुतालिक आगाह करते रहेंगे। पहले शुमाल फिर मगरिब की तरफ आते हुए मैं अपने मुखबिरों की फराहम करदा खबरों और इतलात की रोशनी में एक ख़ास और बड़े महफूज मकाम पर जाकर क़याम कर लूँगा। अब मेरे भाई, जो कुछ मैं आगे कहने लगा हूँ गौर से सुनना। तुर्कमानों का जो लश्कर तुम्हारी तरफ आएगा तुम डट कर उनका मुकाबला करना। मेरे भाई, जारहियत इख्तियार ना करना, बस अपने आप को और अपने लश्करियों को दिफा तक महदूद रखना ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उनके सामने ठहर सको, जबकि मैं उस लश्कर पर हमलावर होने में पहल करूंगा जो शुमाल की तरफ से नमूदार होकर हमें अपना हदफ बनाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त सामने की तरफ से तुर्कमानों का लश्कर नमूदार होकर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा मैं उस वक्त तक शुमाल से आने वाले तुर्कमानों के लश्कर से निपट चुका हूँगा, और जब मैं ऐसा कर चुकूंगा तो मैं इस मैदान में उस वक्त नमूदार होऊंगा जिस वक्त तुर्कमान तुमसे टकराएंगे। और अगर मैं बर वक्त पहुंच गया तो याद रखना, मैं उनके लश्कर के एक पहलू पर हमलावर होकर खुदाबंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ तो उनकी ताकत और कुव्वत के परखचे उड़ा दूंगा और उनकी हालत वो करूंगा कि आने वाले दौर में कभी उन्हें हम पर हमलावर होने की जुर्रत और जसारत ही ना हो पाएगी। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, कुछ सोचा, दोबारा उसने तुगरल की तरफ देखा और कहने लगा, तुगरल मेरे भाई, ये मेरी तजवीज़ और मंसूबाबंदी है। अगर इसमें तुम कोई तब्दीली चाहते हो तो मेरे भाई बोलो। अगर तुम यहाँ क़याम करके दुश्मन से नहीं टकराना चाहते और ये चाहते हो कि शुमाल वाले लश्कर से निपटो, तब भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। उस मौके पर तुगरल ने बड़ी ममनूनियत से अली बिन रबी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की बातें करते हैं? शुमाल से नमूदार होने वाले लश्कर से मैं जानता हूँ आप ही बेहतर अंदाज में निपट सकते हैं। फिर उनसे निपटकर आप ही बेहतर अंदाज में उस लश्कर पर हमलावर हो सकते हैं जो मुझसे टकराएगा। लिहाजा आपका फैसला आखिरी है। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ यहीं पड़ाव करूंगा।
ترکمانوں کا جو لشکر میرے سامنے آئے گا آپ کی تجویز کے مطابق میں صرف اس سے دفاعی جنگ کروں گا، جارحیت پر نہیں اتروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس دوران تک آپ بھی یہاں آن پہنچیں گے اور اس طرح ہماری فتح مندی اور ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تغرل کے الفاظ سن کر علی بن ربیع خوش ہو گیا تھا، لہٰذا 2-3 دن دونوں نے اپنے چھوٹے سالاروں سے مل کر اپنی تیاری کو آخری شکل دی۔ اس کے بعد علی بن ربیع اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ علی بن ربیع لگاتار مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے 35 سے 40 میل دور چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے رخ موڑا، شمال کی طرف گیا، پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح مغرب کی طرف جا کر ایک انتہائی محفوظ اور مناسب جگہ اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا گیا تھا۔ ترکمانوں کا لشکر جس نے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے اس میدان کے شمال میں رہنا تھا جس میدان میں ترکمانوں کے دوسرے لشکر نے تغرل کے لشکر سے ٹکرانا تھا، ترکمانوں کا شمال میں متحرک وہ لشکر کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا، اسی وقت ان پر ایک غضب طاری ہونا شروع ہو گیا۔ علی بن ربیع پہلے ہی ان کی طاق میں کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگائے ہوئے تھا۔ جس وقت ترکمانوں کا وہ لشکر ابھی مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ علی بن ربیع برہم شمشیروں کی یورش کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری طرف پہلے ترکمانوں کے لشکر میں ایک ہیجان، ایک اضطراب سا پیدا ہوا تھا۔ اسی دوران ان کے لشکر کی اکثریت کو علی بن ربیع نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ باقی ترکمان سنبھلے اور غیظ و غضب کی حالت میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے تھے، لیکن اس وقت تک علی بن ربیع کوہستانی سلسلوں کے اندر ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ان پر پوری طرح چھاتا چلا جا رہا تھا، اور کوہستانی سلسلوں کے اندر اس نے ترکمانوں کے جسموں کا رنگ و روغن اتارنا شروع کر دیا تھا۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر ترکمانوں کو اس نے بدترین شکست دی، اور ان میں سے جو بچے وہ بدحواسی میں جنوب کی طرف نہیں بھاگے کہ اپنے جنوب کے لشکر سے جا ملے، بلکہ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگ گئے۔ علی بن ربیع نے اپنا اور ترکمانوں کا جو سامان ہاتھ لگا اسے سمیٹا، لشکر کا ایک حصہ اس نے علیحدہ کیا اور اس نے حکم دیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے سارا سامان لے کر آئے۔ باقی لشکر کو لے کر وہ بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا تھا۔ اتنی دیر تک ترکمانوں کا دوسرا لشکر تغرل کے لشکر پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ جس وقت ترکمانوں کا دوسرا لشکر تغرل سے بری طرح ٹکرا رہا تھا، تغرل نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا۔ اچانک شمال کی طرف سے علی بن ربیع کا لشکر نمودار ہوا۔ ترکمان پہلے تو یہی سمجھے کہ ان کا دوسرا لشکر پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق شمال کی طرف سے نمودار ہو کر دشمن پر ضرب لگائے گا، لیکن قریب آ کر جب علی بن ربیع نے اپنے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کی تب ترکمانوں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا، لیکن اس وقت وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے، اس لیے کہ اسی وقت علی بن ربیع اپنے لشکر کے ساتھ بھڑکتی آگ کے غضب کی طرح حملہ آور ہو چکا تھا۔ علی بن ربیع کے اس طرح حملہ آور ہونے سے ترکمانوں کے دوسرے لشکر کے اندر بھی نفرت کی آتش فشانی، فراق و علم خیزیاں، بغض و عناد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف تغرل نے جب دیکھا کہ ترکمانوں کے دوسرے لشکر سے نمٹنے کے بعد شمال کی طرف سے علی بن ربیع اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا ہے اور اس نے اس سے ٹکرانے والے ترکمانوں کے پہلو پر حملہ کر دیا ہے، تب اس نے بھی دفاع کا لبادہ اتار پھینکا، جارحیت اختیار کی، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ترکمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ترکمان زیادہ دیر تک اس دو طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکے، ایک بار آخری کوشش کی کہ شاید وہ اپنی بدبختی کو پلٹ دیں۔ جب انہیں اپنی کامیابی کی کوئی امید دکھائی نہ دی تب انہوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ علی بن ربیع اور تغرل دونوں نے کچھ دور تک بڑے ہولناک اور بھیانک انداز میں ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک علی بن ربیع کا وہ لشکر بھی وہاں پہنچ گیا تھا جسے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا، تاکہ اپنے اور ترکمانوں کے دوسرے لشکر سے جو سامان حاصل ہوا تھا اسے لے کر اپنے پڑاؤ میں آ جائے۔ پڑاؤ میں آ کر علی بن ربیع نے پہلے تغرل اور دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ سارے سالاروں کو ترکمانوں کے دونوں لشکروں کے خلاف اس شاندار فتح پر دلی مبارکباد بھی پیش کی، اور ترکمانوں سے جو سامان ملا تھا اس کا بڑا حصہ علی بن ربیع اور تغرل نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کو چند دن وہاں قیام کر کے آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد وہ غزنی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔